We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में आज एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया और इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जिस बाइक से ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि जो बम बनाया वो कर्नल पुरोहित ने बनाया। उन्होंने कहा इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने मिलकर साजिश रची। 3-4 अहम सवाल इस फैसले के बाद खड़े होते हैं। क्या भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई? दूसरा, 17 साल के बाद अगर इस ब्लास्ट का कोई आरोपी नहीं है तो फिर ब्लास्ट किया किसने? और तीसरा, 17 साल तक जिन लोगों पर यह पूरा मुकदमा चला उनका आर्थिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और चौथा सबसे अहम सवाल, आतंकवाद जैसे मसले पर फैसला आने में इतनी देरी क्यों? यही है हमारे चर्चा के सवाल और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई? 24 दिन तक मैं सिर्फ पानी पीती थी, दिन रात पिटती थी, दिन रात गालियां खाती थी। वो लोग मारते मारते थक जाते थे। 17 साल में उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, परिवार बर्बाद हो गया, खानदान हुआ, मोहल्ले से क्या गुजरे होंगे, क्या क्या उन पर बीती होगी। हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाया, 17 साल बाद सच सामने आया। मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए। सनातन को क्यों किया बदनाम? कोर्ट के फैसले को सलाम। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। न सबूत मिला, न कुछ साबित हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को मिला इंसाफ। झूठ फैलाने वालों को देश नहीं करेगा माफ। सत्यमेव जयते। चर्चा में मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक कुमार साहब हैं, वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे साथ साध्वी प्राची हैं, मोहम्मद उस्मान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मेरे साथ महंत राजू दास साहब हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से। आप सबका मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे आलोक कुमार साहब से, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक कुमार साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि क्या भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए यह पूरी कहानी रची गई? मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी साजिश थी। जिहाद की घटनाएं होती हैं, जो करते हैं वो मानते हैं कि धार्मिक प्रेरणा से कर रहे हैं, विश्व उससे त्रस्त होता है। कहीं तो भी दबाव पड़ा इस बात का कि इसके सामने एक हिंदू आतंकवाद भी खड़ा करो और दोनों को बराबर दिखाओ दुनिया में। हिंदू आतंकवाद था नहीं, हो सकता नहीं, फिर भी उस समय के नेतृत्व ने हिंदू आतंकवाद की एक झूठी अवधारणा बनाई और उसको पुष्ट करने के लिए मालेगांव की घटना का इस्तेमाल किया गया।
बिना वारंट के गिरफ्तारियां हुई, गवाहों पर दबाव डाला गया कि तुम गवाही दो, झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोगों को साजिश भी रची? दी गई। आलोक कुमार साहब, क्या आपको लगता है ये जानना बहुत जरूरी है आखिरकार इस सब साजिश के पीछे असली साजिशकर्ता कौन था? उसका नाम भी जग जाहिर होना चाहिए। फंसाया गया ये तो आज साबित हो गया, पर इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ? इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि ईमानदारी से जांच नहीं हो सकी, अपराधी बच गए फंसाने के प्रयत्न में। और इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने और किन अफसरों ने जांच को गुमराह किया, एक्चुअल लीड्स की बजाय फॉल्स लीड्स पर गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया और अपने आकाओं के आदेश का पालन किया कि तुम्हारी जांच जो भी हो उसका परिणाम इन लोगों को फंसाने में होना है। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे बीजेपी ने कहा है कि साहब उनको भी अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मामले पर कि उन्होंने एक झूठा भगवा आतंकवाद की सोच को गढ़ा? अच्छा होगा कि माफी मांगे। उन्होंने भारत विभाजन के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने 1984 में सिखों के नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने भारत में आपातकाल थोपने के लिए माफी नहीं मांगी। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज को कांग्रेस के इस आचरण का हमेशा ध्यान रखना होगा और उसे दंडित करना होगा। बहुत धन्यवाद आलोक कुमार साहब न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। रुक कर लेते हैं अपने तीनों मेहमानों का। साध्वी प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, साध्वी प्राची जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि साहब जिस तरह से आज एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया, अब तो ये स्पष्ट है कि भगवा आतंकवाद का जो उस दौर में जिक्र किया जा रहा था, चाहे वो उस समय के तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने किया या उसके बाद सुशील कुमार शिंदे साहब ने किया, ये झूठा था, मनगढ़ंत था? देखिए, न्यूज नेशन चैनल पर जो ये बहस चल रही है, आज मैं मानती हूँ जो न्यायालय ने फैसला दिया वो बहुत अच्छा फैसला है और देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में जो उस समय की सरकार ने हिंदू देशभक्तों के प्रति जहर उगलना और हिंदुओं के प्रति एक मानसिकता तैयार करना कि भगवा आतंकवाद ये मनगढ़ंत एक बड़ा षड्यंत्र रचना और उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर करना, ऐसे नहीं बेल्टों से पीटा गया भाई साहब। मैं उस समय गई थी जेल में मिलने के लिए, हाथ ऐसे मोटे मोटे थे, किसी ने देखा नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है। ये सुशील कुमार शिंदे हो या दिग्विजय सिंह हो, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, लेकिन आज तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, बना करके साध्वी प्राची आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आज दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं। देख, मैं आपके चैनल पर बता रही हूं, ये दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह है जिसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव में सरेआम घोषणा की थी कि भोपाल वासियों तुम्हारे हाथ में है कि मालेगांव के धमाके वाले मुख्य आरोपी को जिताओगे या दिग्विजय सिंह को, भगवा आतंकवादी को जिताओगे या दिग्विजय सिंह को। इसे बेशर्म लोगों को इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेहुद्दे लोग, ये चित्त भी अपनी और पट भी अपनी, इन लोगों ने तो पिटवाया था ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को।
इन लोगों ने ही तो उल्टा लटकवाया था ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को। ये लोग वही लोग हैं ना। और मैं कहूंगी इनकी मम्मी सबकी सजा उसको भी मिलनी चाहिए। कुछ लोग लीपापोती कर सकते हैं, लेकिन 17 साल थोड़े नहीं होते भाई साहब। 17 साल का अत्याचार, दुर्व्यवहार मालेगांव के इन आरोपियों ने झेला, उसका बदला कौन लेगा? चलिए साध्वी, उसका बदला चाहिए देश को। बिल्कुल साध्वी प्राची जी, आपने अपनी बात रखी। मैं मोहम्मद उस्मान साहब को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। मोहम्मद उस्मान साहब, एक तरफ भगवा आतंकवाद की चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी उठ रहा है, जिनके 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए, आखिरकार अगर इन 7 लोगों ने यह सब नहीं किया तो भाई किसने किया? यानी 17 साल से ऐसे लोग जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट को अंजाम दिया वो खुलेआम घूम रहे। देखिए, मैं केवल इस मामले पर ही बात केंद्रित नहीं रखना चाहूंगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें आरोपी निर्दोष बरी हुए। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें आरोपी अलग अलग अदालतों से बरी हुए, और इस हद तक है कि बाद ने 9 साल जेल काटी, बाद में 13 साल जेल काटी, किसी ने 21 साल काटी, बाद में तो 31 साल जेल काटी, और ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं उस फहरिस्त को भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। अलबत्ता अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो यकीनन हम जिस तरह से इस पर्टिकुलर एक मामले में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इतना की ऐसी यातनाएं दी गई, ऐसी यातनाएं दी गई, यकीनन उन लोगों के साथ भी ऐसे ही कि इससे भी बहुत बड़ी यातनाएं दी गई। ये मैं इसमें सवाल ये उठाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे बहुत से मामले अनसुलझे रह जाते हैं। जैसा इसी, अगर हम बम ब्लास्ट की बात करें तो आखिर इसमें जो 5 लोगों की जान गई, वो जान किसने ली? तो ऐसे ही अगर कहीं और भी बम ब्लास्ट हुए तो वो जो निर्दोष बरी हो गए, वो तो 21 साल 31 साल 13 साल के बाद बरी हो गए, लेकिन वो सब मामले अनसुलझे रह जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी उन जांच एजेंसियों की कमी है, या फिर हम एक जो नैरेटिव सेट कर लेते हैं शुरुआती तौर पर ही, शुरुआती नामजदगी के उसी के आधार पर जो नैरेटिव सेट कर लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली की जरूरत है। मेरे हिसाब से आतंकवादी हो या आतंकी, उसके लिए भी एक परिभाषा सेट होनी चाहिए कि आया वो एक आरोपित हो जाएगा तब मान लिया जाएगा, क्या क्या काम करेगा तब क्या वो, ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब, आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही माना जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। आपने जांच एजेंसी की तरफ रुख किया है, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पहले एटीएस जांच कर रही थी, उसके बाद एनआईए जो प्रीमियर एजेंसी है खासकर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है, वो इस पे काम कर रही थी। महंत राजूदास साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका सबसे पहले ये जो फैसला आया है एनआईए की कोर्ट से, मैं चाहता हूं आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा है। जिस प्रकार से आज फैसला आया है, कोर्ट को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। लेकिन मन में गुस्सा भी है और एक भाव भी है कि किस प्रकार से कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा एवं उनके साथ और 4 लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने मन ग्रंथ कहानी बनाकर और भगवा को आतंकवाद से मढ़ दिया कि भगवा आतंकवाद। व्यक्तिगत राजूदास खराब हो सकते हैं, व्यक्तिगत राजूदास किसी मामले में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पूरे संत समाज को शामिल कर देना, ये कहाँ का न्याय है भाई? कांग्रेस ने सिर्फ यही किया, शुरू से यही किया, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया और देश में 5 लाख मंदिर को एक्वायर कर लिया। ना कोई गिरजाघर, ना कोई मदरसा, ना कोई मस्जिद को एक्वायर किया है, और संतों को 2म दर्जा, हिंदुओं को 2म दर्जा का नागरिक बना दिया कांग्रेसियों ने। और जिस प्रकार से बोको हराम, आईएसआई, तालिबान, क्या क्या नहीं दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने कहा, क्या क्या नहीं सोनिया गांधी जी के पूरे टीम ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है बिल्कुल सराहनीय है। आप कह रहे हैं वो सराहनीय है। साध्वी प्राची, मैं आपसे सोनिया गांधी जी माफी हूं। मांगेगी? क्या
साध्वी प्रज्ञा के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनको क्या अब न्याय, क्या उनका समय वापस आ पाएगा? लेकिन तत्काल कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि हाँ हमने गलत किया था, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साध्वी प्राची जी, एक बात है, सब लोग कह रहे माफी मांग लीजिए, जो अगर मान लीजिए किसी के 17 साल, वो 17 साल वो अपने जीवन में अपना, उसका मानसिक शोषण है, उसकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाती है, लोग उसे किस तरह से देखते हैं समाज में, उसका आर्थिक नुकसान हो जाता है, जीवन के 17 महत्वपूर्ण वर्ष इस तरह से चले जाते हैं, कोर्ट में जाते जाते अपने को साबित करते करते, तो क्या सिर्फ माफी से काम चल सकता है? जो आज कह रहे हैं कि साहब माफी मांग लीजिए, आपको लगता है अगर इस मामले में साजिश हुई है तो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए साहब? देखिए, मैं खुले आम सरे आम कह रही हूं, सत्यमेव जयते की बात तो आज हुई है। सच साबित करने की जरूरत नहीं है, सच परेशान तो हो जाता है, लेकिन सच कभी पराजित नहीं हुआ है। आज सच की जीत हुई है, लेकिन जिन लोगों ने सच को झूठ साबित करने का षड्यंत्र रचा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस की मम्मी, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इन कांग्रेसियों का, जिन्होंने भगवा को आतंकवादी कहा, ये मीठी चुपड़ी बात करने से बात नहीं चलेगी। ये मीठी मीठी बातें करके हम बैठ जाए। 17 साल, बताइए, 17 साल भाई साहब, एक युग बीत जाता है, जीवन बीत जाता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की हालत तो देख लीजिए। सवाल इस बात का है जो मोहम्मद उस्मान साहब ने सवाल उठाया कि साहब इस तरह के मामलों में देश की प्रीमियर जांच एजेंसी जब जांच कर रही थी, माना कि इस केस में सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, कड़ी से कड़ी को जोड़ना था, साबित करना था, प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना था, लेकिन उस्मान साहब वो तो हो नहीं पाया। और अब सवाल इसी बात का है कि साहब हर कोई यही पूछ रहा है कि फिर कौन थे वो आरोपी, किसने इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया? देखिए, यकीनन उन सबका सवाल जायज है, और ये जो भी बातें सामने से की जा रही हैं ये भी बातें जायज हैं, लेकिन इसमें एक बात जायज नहीं है। केवल एक ही मामले में, एक ही जैसे मामले में, अगर एक ही जैसे कई मामले में है तो एक मामले में बात क्यों की जाए? वो सब मामलों को एक साथ क्यों नहीं किया जाए? क्या अब्दुल करीम टुंडा 31 साल जेल में ना रहा? सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष बरी ना किया? क्या उसके 31 साल कोई वापस लौटाएगा? क्या अक्षरधाम बम ब्लास्ट की घटना में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम और मोहम्मद सलीम और उनके साथ लोग 13 साल जेल में ना रहे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने बरी ना किए? और इसके अलावा एक बहुत लंबी ऐसी सूची है, मैं उसे इस तरह से नाम के साथ यहां करना नहीं चाहता था, जानबूझकर मुझे इतना एक इशारतन कहना चाहूंगा। ये पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें हमारी जांच एजेंसियां दोषी सिद्ध कराने में विफल रही हैं। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी है। मुझे लगता है देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। महेंद्र राजू दासी, मैं आपसे एक जरूर जानना चाहूंगा कि अब चूंकि दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि साहब हमने तो भगवा आतंकवाद जैसी कोई बात ही नहीं कही, हम तो मानते ही नहीं है कि आतंकवाद का कोई धर्म भी होता है, तो उनकी सारी क्लिप आपको मौजूद हम करा देते हैं। शिंदे साहब का सारी क्लिप आपको मौजूद करा देते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता थे, उनके सारे क्लिप आपको मौजूद करा देते हैं। ये लोग तो कहते भी हैं, करते भी हैं, बाद में कहते मैंने कुछ किया ही नहीं। विषय है कि जिस प्रकार से सनातन को बदनाम करने की साजिश रची गई, आपने कहा कि इसने धमाका किया, क्या किसने? तो सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में ना तो कोई संघ है, ना कांग्रेस है, ना आरएसएस है, ना तो राजू दास है, ना तो साध्वी प्रज्ञा है। कहने का मतलब है कि आप देखिए, आए दिन आतंक बम धमाका। अभी पहलगांव में धर्म पूछकर मारा गया, कौन लोग थे? विषय ये है कि आप इस प्रकार से जो पंथ, जो संप्रदाय, जो धर्म, कंकर कंकर में शंकर जी का भाव भावना,
को देखता हो, जो पत्ते पत्ते में, जीव जंतु में देवत्व का भाव समझता हो, क्या उसके ऊपर इस प्रकार से बिल्कुल भगवा आतंकवाद? राजू दास जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी, लेकिन कुल मिलाकर जो इस चर्चा से बात निकल कर आई है कि एक तो कोर्ट के आदेश के बाद, फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अभी तक 17 साल से वो आरोपी जिन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया वो क्यों बाहर घूम रहे हैं। और तीसरा, जो 17 साल इन लोगों ने अपना शोषण देखा, अपना मानसिक शोषण देखा, आर्थिक शोषण देखा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और चौथा, हमारी जांच एजेंसियों को ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत है ताकि इस तरह के आतंकवाद के मामलों में जल्द फैसले आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।